In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. My dear students, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तो बड़े कम से कम बोल रहे, सलाम का जवाब तो दे रहे। नहीं इधर टच नहीं करो, इसने हिला दिया यार, तुम्हारे पाँव ने हिला दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने ऐसे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा जिन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, एटम को डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा, अल्लाह भला करे नील बोहर एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा, इनके अंदर खामियां हमने पढ़ी। आज की इस क्लास में आप लोगों को दो और अहम साइंटिस्ट केमिस्ट्री की दुनिया में, फिजिक्स की दुनिया में ये लोग अपना जो है ना नाम बना चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट ये लोग अपने ज़माने में बन चुके हैं, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। आइंस्टाइन साहब का कहना था कि लाइट जो है ना, लाइट पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव नेचर भी रखता है। ये डिफरेंट तरीकों से प्रूफ हुआ था। लाइट डुअल नेचर शो करता है। लाइट कितने नेचर शो करते हैं? लाइट शो डुअल नेचर। एक इसका क्या, पार्टिकल नेचर, ठीक है, दूसरा वेव नेचर, ठीक है। वेव नेचर में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वेव लेंथ, ठीक है, अच्छा फ्रीक्वेंसी, अल्लाह भला करे आपके पास वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और बहुत सारी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, ये सारे वेव की प्रॉपर्टीज, तो वो आपको लाइट में देखने को मिलेंगे। दूसरा पार्टिकल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको 9 लेवल पे नहीं बताना चाहता। तो फोटो इलेक्ट्रिक याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट कराते हैं। अगर किसी मेटल सरफेस पे लाइट पड़ जाए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करते हैं। इससे इन्होंने बोला कि लाइट पार्टिकल नेचर रखता है और इससे इन्होंने साबित किया कि लाइट वेव नेचर। फिर लोगों ने पूछा कि कौन से होंगे इन दोनों में से, तो उन्होंने आंसर किया डिपेंड करता है आप कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर आप वेव नेचर के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको लाइट वेव नजर आएंगे, और अगर आप लाइट नेचर इसका पार्टिकल नेचर स्टडी कर रहे हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट में उसकी पार्टिकल नेचर प्रूफ हो जाएगा। तो डुअल नेचर से दोहरापन ही शो करते हैं, ठीक है, डुअल एग्जिस्टेंस रखता है लाइट। ये बात उन्होंने कंफर्म कर दी। डी ब्रोली ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पे अपना एक्सपेरिमेंट कर दिया, छोटे छोटे पार्टिकल्स पे। इनका कहना था, डी ब्रोली का, दुनिया में हर पार्टिकल डुअल नेचर रखता है, इवन की बड़ी बड़ी गाड़ियां भी डुअल नेचर रखता है। मतलब वो उनकी भी वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। लेकिन गाड़ियों के अंदर जो हमें बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, ऑब्जेक्ट है बड़े बड़े, उनमें तो हमें नजर नहीं आते कि वो वेव हो। हाँ, ये नजर आते कि वो पार्टिकल जरूर है, क्योंकि दो चीजें टकराते हैं तो हमें समझ में आ जाते हैं, हाँ ये दो पार्टिकल आपस में टकरा। लेकिन उसमें कोई रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब किसी चीज से टकरा के वापस आ जाना, इस तरह के फेनोमेनन तो बड़े ऑब्जेक्ट में हमें नजर नहीं आते। तो उन्होंने बोला बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर वेव नेचर होता है, लेकिन वो क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ नाम की एक चीज है, मैं अभी समझाता हूँ, वो बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से आपको नजर नहीं आते। लेकिन इलेक्ट्रॉन, छोटे छोटे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है यानी इलेक्ट्रॉन वगैरह है, उनके अंदर आपको वेव नेचर भी नजर आएगा और पार्टिकल नेचर भी नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड डी ब्रोली हाइपोथेसिस। इन 1923 लुइस डी ब्रोली proposed a hypothesis that all matters has particle as well as wave nature. पार्टिकल नेचर भी रखता है तमाम मैटर और वेव नेचर भी रखता है। लेकिन आपको इसके दोनों नेचर कब नजर आएंगे? जब आप इसको स्टडी करेंगे सब माइक्रोस्कोपिक लेवल, बहुत ही जब छोटे हो पार्टिकल्स, तब जाके आपको इसके अंदर दोनों नेचर नजर आएंगे, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि वेव क्या होता है। वेव का मतलब ये है कि रस्सी एक बंदे के हाथ में थमा दें और दूसरा सिरा आप अपने हाथ में रखे हो, यहाँ से थोड़ा सा झटका दे, तो रस्सी यूं वेव, इस तरह के वेव आपको नजर आएंगे रस्सी के अंदर, ठीक है। यहाँ इसको कहा जाता है वेव। क्या कहते हैं इसको? ये इसका मीन पोजीशन कहलाता है। जिसको अगर रस्सी स्ट्रेट हालत में हो तो वो मीन पोजीशन होता है। यूं झटका देंगे तो उसमें
वेव प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें और समझ, इस वेव का जो अपर पोर्शन है ये वाला पोर्शन कहलाता है बेटा क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। ये वाला ये जो लाइन है सेंटर वाली, इसको कहते हैं मीन पोजीशन। इसको क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। इसको क्या बोलेंगे आप? मीन पोजीशन। और नीचे वाला जो आपके पास पोर्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं ट्रफ। इसको क्या कहते हैं? ट्रफ। एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके वन वेव बनाता है। ठीक है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके क्या बनाते हैं? यहां से लेके यहां तक क्या कहलाएगा? वन वेव। फिर ये मिलाएंगे टू वेव, थ्री वेव, इसको कहते हैं वेव। वेव समझ में आया? और वेव प्रोड्यूस कैसे होता है? जब आप किसी मीडियम को डिस्टर्ब करेंगे। अभी मैं भी ये मीडियम हवा का मीडियम है, डिस्टर्ब कर रहा हूं, कैसे? बोल के, तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है वेव की सूरत में। हवा निकाल दे इस रूम से, आवाज नहीं आएंगे आप लोगों को। तो मीडियम जरूरत होती है एक आवाज को, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और साउंड एक जगह से दूसरी जगह वेव की सूरत में जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक और बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे पास ये दूसरा क्या है? क्रस्ट है। दो क्रस्ट के दरमियान जो फासला होता है माय डियर स्टूडेंट्स, दो क्रस्ट के दरमियान जो फासला होता है उसको कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को माय डियर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। किससे? लैम्डा। वाई को उल्टा करके लिखेंगे इस तरह, लैम्डा। ये इसको क्या कहते हैं? लैम्डा। लैम्डा, लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक और बात समझाने की कोशिश करता हूं, फिर यहाँ पे हम डेरिवेशन पे आएंगे। फ्रीक्वेंसी, दो चीजें हमने समझी है यहाँ पे। एक वेवलेंथ तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, हमारे पास एक बेसिक एक इक्वेशन है वेव के लिए, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये अभी जरूरत पड़ेगी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा आम सूरत में। अभी लाइट के केस में कुछ और होंगे, इलेक्ट्रॉन के केस में। फिलहाल इसको समझने की कोशिश करें। न्यू न्यू है ना, इस वजह से समझने में मुश्किल हो जाती है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात समझ गए। ये एक वेव है। अच्छा, जब वेव प्रोड्यूस होता है, ये आपको ऐसा लगता है ये जैसे आगे की तरफ जा रहे हैं। ये वेव ना जब प्रोड्यूस हो जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है ये वेव आगे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट से कितने वेव, नंबर ऑफ वेव आगे ट्रेवल करेंगे, ये कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड के अंदर, यूनिट टाइमिंग के अंदर, यानी 1 सेकंड के अंदर नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। भाई 1 सेकंड में आप कितने क्वेश्चन याद करने की सलाहियत है, कितना वर्ड्स आप याद कर सकते हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। 1 सेकंड में आप कितने वर्ड्स लिख सकते हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। 1 सेकंड में आप कितने वर्ड्स टाइप कर सकते हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है ना। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि 1 सेकंड में किसी पॉइंट से कितने वेव आगे पास हो रहे, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। बाकी ये v जो है ना वेव स्पीड है, v वेव स्पीड, f फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ। लैम्डा एक फासले का नाम है, डिस्टेंस का यहाँ से, या आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टिव ट्रफ या टू कंडक्टिव क्रस्ट। इन दोनों के दरमियान फासले को क्या कहते हैं? वेवलेंथ, लैम्डा। डी ब्रोली साहब ने क्या किया? डी ब्रोली, देखो डी ब्रोली हाइपोथेसिस क्या कहता है कि हमारे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन है, या हमारे को छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, कोई सा भी मैटर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डुअल नेचर शो करता है। कौन कौन से? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। यही है डी ब्रोली का हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोली हाइपोथेसिस, all matter show dual nature, that is particle nature and wave nature at सब माइक्रोस्कोपिक लेवल। सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डुअल नेचर शो करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वेव भी और पार्टिकल भी। अच्छा, अब इन्होंने दो इक्वेशन को कंबाइन किया। ही कंबाइन, अब यहां से जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो करने जा रहा हूं। ठीक है, ही कंबाइन प्लैंक्स इक्वेशन and Einstein
मास एनर्जी या आइंस्टाइन इक्वेशन लिखे, इक्वेशन एंड आर्ग्यू दैट इन्होंने दो इक्वेशन को कंबाइन किया, एक प्लांक इक्वेशन। प्लांक इक्वेशन का मतलब ये है कैसे है, E इज इक्वल टू एच न्यू, इसको क्या कहते हैं, ये वाले थोड़ा सा बी टाइप बनाए और E इज इक्वल टू एच न्यू, ये किसका है, प्लांक इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, प्लांक इक्वेशन। और दूसरा क्या बोला है मैंने, आइंस्टाइन इक्वेशन के मुताबिक है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब इसमें क्या किया, डी ब्रोली ने इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया। कंबाइन करने का मतलब ये है, अगर किसी भी इक्वेशन के, जब भी कंबाइन आ जाए ना, अगर किसी भी इक्वेशन के दो साइड सेम हो तो ये दो साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाते, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। या दूसरे अल्फाज में आप E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करें, या E की वैल्यू इधर से E की वैल्यू इस पर पुट करें, सिंपल, ये की वैल्यू है ना। चलो मैं आपको इस तरह समझाता हूँ, इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन 2 नाम दे दें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से E इज इक्वल टू एच न्यू है ना, न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, वहां यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी को ऐसे डिनोट किया है, लेकिन इस केस में आप ये जो न्यू है एन यू न्यू ग्रीक वर्ड, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी की जगह पे E की जगह पे पुट करेंगे, तो क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये बनेगा एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये किस को नहीं समझ में आया, यानी E की जगह पे मैंने E इसके बराबर है, ये उठा के E की जगह पे रख दिया, तो एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर बन गया, ठीक है नहीं। अब मैं छेड़खानी करूंगा इस न्यू के साथ, इसके साथ थोड़ा छेड़खानी इस वजह से करूंगा कि अब यहाँ पे आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, गौर से देखिएगा, आप जानते हैं वी नो V इज इक्वल टू एस लैम्डा, ये वेव इक्वेशन कहते हैं इसको, ये मैंने आपको समझाया था, V इज इक्वल टू एस लैम्डा, है ना। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे, अच्छा V की जगह पे C लिखेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइट, V का मतलब है स्पीड, और यहाँ पे जब हम स्पीड की बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर करेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट को हमेशा C से रिप्रेजेंट करता है, किस चीज से, C से। और F, यहाँ पे आपने F को न्यू से रिप्रेजेंट करना है, किससे, न्यू से, और लैम्डा एज इट इज यहाँ लिखे। एक्चुअली हम डी ब्रोली में लैम्डा के लिए फार्मूला बनाने जा रहे हैं, लैम्डा के लिए एक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं यहाँ से पता है न्यू को यहाँ से खत्म करना चाह रहा हूँ, तो न्यू को खत्म करने के लिए मुझे न्यू के लिए कोई वैल्यू निकालना होगा, वो वैल्यू कुछ मैं यूं निकालूंगा, C इज इक्वल टू, इस लैम्डा को नीचे भेज दो, तो लैम्डा नीचे आ गया और यहाँ पे क्या बच गया, न्यू। ये किस को समझ में नहीं आया, ये नीचे वाला आ रहा है, साफ आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये किस को नहीं समझ में आया, इसी इक्वेशन से मैंने ये बनाया है, यानी V इज इक्वल टू लैम्डा था, ठीक है। ये देखो बहुत खूबसूरत बातें हैं, खानदानी बातें हैं, जिसको यहाँ ये समझ में नहीं आएगा, जिस जहां जाना है जब नहीं समझ में आएगा, मैं बता रहा हूँ, जिसको ये यहाँ नहीं समझ में आएगा, मैंने पता नहीं कितनी मेहनत से इसको यहाँ लेके आए, वो अगर ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी जाएगी तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ये न्यू आपके पास किसके बराबर है, दोबारा रिपीट करता हूँ, तसल्ली से सुने, ये तो समझ में आ गया, हमने दो इक्वेशन को कंपेयर करके ये बनाया। फिर मैंने बोला कि वेलोसिटी एफ लैम्डा के बराबर है आम केस में, आम वेव की केस में, लेकिन हमने यहाँ पे वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कंसीडर करेंगे, एफ को न्यू के बराबर, लैम्डा इज इट इज रखेंगे, लैम्डा के साथ छेड़खानी नहीं। हमने न्यू के लिए फार्मूला बनाना है, तो लैम्डा को दूसरे साइड पे भेज दिया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पे क्या होंगे, सी के नीचे आएगा, तो ये बन गया। अब मैं क्या करूंगा, न्यू की जगह पे, यहाँ पे मैंने बोला था मैं न्यू के साथ छेड़खानी करने जा रहा हूँ, अब मैं क्या करूंगा, सी और लैम्डा पुट करूंगा इस न्यू की जगह पे, मैं क्या करूंगा, इस न्यू की जगह पे सी और लैम्डा पुट करूंगा, तो क्या होगा, एच ऐसे ही लिखेगा, ठीक है, न्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, सी
सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे क्या है फिर एम सी स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने क्या किया, इसकी जगह पे, इस म्यू की जगह पे यहाँ से सी ओवर लैम्डा पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से एक सी, और यहाँ पे कितने सी है, दो सी है ना, सी स्क्वायर का मतलब है दो सी। ले सुनो यार, इधर सुनो, मैं दोबारा इसको एक दफा लिख रहा हूं। अगर मैं इसको कुछ यूं लिखूं, एम सी डॉट सी, यानी सी स्क्वायर का मतलब दो सी है, तो एक सी और एक सी यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो क्या हो गया मेरे पास एच ओवर, देखो ये इसका मतलब ये है कि ये नीचे है इसके, एच ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। मैंने निकालना है फार्मूला इसके लिए, फार्मूला इसके लिए, तो लैम्डा को साइड पे भेज दूं और एम सी को नीचे भेज दूं, इंटरचेंज करो इन दोनों को, तो एच ओवर एम सी इज इक्वल टू, ये उस साइड पे गया, ये दोनों नीचे आ गया। मैं जो परसों पढ़ा रहा था ना ऊपर नीचे जाने का कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो ये, तो यहाँ पे लैम्डा आ गया। फार्मूला किस चीज के लिए निकालना है, लैम्डा के लिए। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, मोमेंटम जो है ना पी से रिप्रेजेंट करता है, कैन बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम बराबर होता है एम, वी की जगह पे क्या पुट करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट। तो अब हमने क्या करना है, इस सी एम सी की जगह पे क्या पुट करेंगे, पी। क्वेश्चन हो रहा है, एम सी की जगह पे क्या पुट करेंगे, पी। तो लैम्डा किसके बराबर आएगा, ये लैम्डा एच, और एम सी की जगह पे क्या पुट करेंगे, पी। दिस इज अवर डी ब्रोगली इक्वेशन, और यही प्रूव करना था। तो इन्होंने, अच्छा ये मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी के बराबर है, तो यहां तक आप इसको प्रूव करेंगे, आपके लिए इंशाल्लाह एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने ये साबित किया कि एक इलेक्ट्रॉन भी आपके पास वेव नेचर रखता है, ठीक है, क्योंकि लैम्डा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वेव की है, किसी और चीज की नहीं है। और लैम्डा मैंने आपको बाकायदा समझाया है कि दो ट्रफ या दो ट्रफ के दरमियानी फासले को क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, और उसने लैम्डा के लिए बाकायदा फार्मूला भी ड्राइव करके दे दिया। तो दिस वाज अवर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और काफी सलाह इस पे इसका नाम है आज केमिस्ट्री की दुनिया में, ठीक है। और पेपर के हवाले से भी अगर आप में से कोई मुझसे पूछे, सर कोई एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से बताएं जो हम प्रॉपर तैयारी करें बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आई विल रिकमेंड यू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस फॉर योर एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, सेकंड साइंटिस्ट जिसके बारे में आप फर्स्ट ईयर में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंट्रो देखिए आप लोगों को कंप्लीट। फर्स्ट ईयर में आप इसके बाद मैथमेटिकल इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर लेंथी क्लास होती है, इसको आप जो प्रोनाउंस है ना इसका, शेरोडिंगा, शेरोडिंगा, शेरोडिंजर नहीं पढ़े, मुनासिब नहीं, शेरोडिंगा, शेरोडिंगा, शेरोडिंगा एटॉमिक मॉडल। सेकंड साइंटिस्ट इन 1926 अरविंद शेरोडिंगर proved mathematically that electron can be found in different position around the nucleus and determined by probability। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के एक्चुअल पोजीशन को बताया था माय डियर स्टूडेंट्स, कि इलेक्ट्रॉन आखिर ऑर्बिट के अंदर कहां पाए जाते हैं। एक होता है सर्कुलर सा रास्ता जिसे ऑर्बिट कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, उसमें कहां होंगे ये बताया किसने, शेरोडिंगा ने। शेरोडिंगा ने इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन, ये हम कहाँ हैं, हम कराची में है ना, कराची में कहाँ है, इस तरह की मिसाल है। अभी बाहर से पूछे कोई आपको वो कहाँ होते, वो कराची में होते, उसको बात समझ में आ जाएगी। और आप लोगों से पूछे इलेक्ट्रॉन कहाँ होते, ऑर्बिट में पाया जाता है, बात समझ में आ जाएंगी। लेकिन आपसे पूछे जाए कराची में कहाँ होंगे, तो आप बोलेंगे लाइंस एरिया में, तो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं ना यार। तो बिल्कुल यही मिसाल है कि उन्होंने ऑर्बिट के अंदर कहाँ मौजूद होंगे ये बताया था किसने, शेरोडिंगा। तो ये मैथमेटिकली इसकी जो प्रूफ है, एक्चुअल पोजीशन बताया था दरअसल शेरोडिंगा। ये बाकायदा हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर सेकंड चैप्टर के अंदर। अच्छा यहाँ देखिए, तो हाँ यहाँ देखिए, दिस एटॉमिक मॉडल इज नोन एज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इसी मॉडल का शेरोडिंगर एटॉमिक मॉडल का दूसरा नाम, एक और नाम है। तो जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं ना इसको, इसी क्वांटम को, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को 4 हिस्सों में मजीद तोड़ते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, एज़म्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करके 4 क्वांटम के अंदर तोड़ के पढ़ते हैं, फिर आपको वहां पे इसकी डिटेल समझ में आ जाती है। अभी तो मैं जस्ट इंट्रोडक्शन आपको इनकी दे रहा हूँ, ठीक है, मुकम्मल तफसील नहीं है। हम इस पोजीशन में है कि हम आपको चीजों को खोल खोल के समझाएंगे, सही है, परेशान मत तो करिए, से सुनो मेरी बात। शेड्यूलिंग ऑफ ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन आर इन ऑर्बिट एज ए इलेक्ट्रॉन क्लॉड का फ्यूजी क्लॉड। जहां इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये इलेक्ट्रॉन पाए जाने का इम्कान कि कहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन क्लॉड की सूरत में पाए जाते हैं, उसने उसको क्या नाम दिया अपनी तरफ से, फ्यूजी क्लॉड। इलेक्ट्रॉन एक कलेक्शन की सूरत में पाए जाते हैं, उसने उसको क्या बोला, फ्यूजी क्लॉड। ईच सब शेल इन ऑर्बिट, अब उसने क्या नाम दिया उस एक्चुअल पोजीशन को, ये शेल है, अब इसकी ये एक्चुअल पोजीशन को उसने नाम दिया सब शेल, शेल के अंदर सब शेल। तो ईच सब शेल इन एन ऑर्बिट हैव डिफरेंट शेप्स। अच्छा, सब शेल के नाम होते हैं एस, पी, जी, एफ। आज की क्लास से आगे जो कहानी स्टार्ट हो जाएगी वो एस, पी, डी, एफ की कहानी स्टार्ट हो जाएगी। एस एक घर है इलेक्ट्रॉन का, पी एक घर है इलेक्ट्रॉन का, डी एक घर है। सुनो ले, ये तुम्हारा है यार, ये रिकॉर्ड भी है यार, कहाँ जाएगा, लिखेंगे, आप ही लिखेंगे यार, सुनो पहले यार। एस इलेक्ट्रॉन का एक घर, पी कौन सा वाला, ये वाला समझ में नहीं आया, लंबा वाला, वीडियो को आप दोबारा देखो। इसको ये है ना, कहां से समझ में नहीं आया, पी यही तो ना, एक मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। फिजिक्स में चैप्टर 3 समझाऊंगा ना, डायनेमिक्स, मैं आपको मोमेंटम वहां पे दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल फार्मूला ध्यान में रखिए, मोमेंटम का फार्मूला है मोमेंटम का मतलब ये कि बॉडी मूव हो रहा है ना, तो कितनी मोशन के साथ मूव हो रही है, क्वांटिटी ऑफ मोशन को कहा जाता है मोमेंटम, और मैथमेटिकली एम और वी इन दोनों को मल्टीप्लाई, एम मास है, वी वेलोसिटी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी तो मोमेंटम आता है। तो ये फिजिक्स की एक कहानी है, तो ये फार्मूला हमने यूज किया इसको डिराइव करने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम फिजिसिस्ट भी काम करते हैं, इस तरह की डिस्कवरीज उनकी होती है। आइंस्टाइन खुद, उसका नाम फिजिक्स के अंदर है, इसका भी फिजिक्स का ही है स्टूडेंट का। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे घर होते हैं, किसी को एस नाम दिया, इनको घर से सबशेल बोलेंगे, किसी को पी, किसी को डी, तो किसी को एस। इसमें से इन्होंने एस और पी का शेप भी बताया है घर का, यानी एस जो आपके पास सबशेल है वो शेप में स्फेरिकल होंगे और इलेक्ट्रॉन स्फेरिकली इसमें मूव कर रहे होंगे। स्फेरिकल शेप का होता है एस ऑर्बिटल, और एस ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 बंदे ही उस रूम के अंदर रह सकते हैं, यानी उस सबशेल के अंदर कितने बंदे रह सकते हैं, 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ही सबशेल में आएगा। जबकि पी की अगर बात करें, पी में आएगा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, और पी का जो शेप है वो डंबल शेप है, इस तरह डंबल शेप, आप डंबल उठाते हैं ना जिम में, तो वो डंबल शेप है किसका, पी का। बाकी डी और एफ का शेप कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपकी बुक में मेंशन नहीं, वो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा पेचीदा शेप, तो यहाँ पर डिस्कस नहीं है, तो मैं क्यों आप लोगों को परेशान करूं। अच्छा, अब बाकी, हाँ, डी में इसको ऑफ करें, अच्छा मैं बोल रहा था डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, याद रखो, जरूरत पड़ेगी इसके बाद वाली क्लास में, ठीक है। Each subshell in an orbit have different shapes and name as S, P, D and F. S is spherical and P is dumbbell shape. ठीक है, S का शेप spherical है, P का शेप डम्बल है। The number and kind of atomic orbital depend on the energy of shell. तो शेल की एनर्जी पर डिपेंड करता है। लोवेस्ट एनर्जी में मैक्सिमम आपको S जो सबशेल है वो लोवेस्ट एनर्जी वाले शेल में मिलेंगे, यानी जो न्यूक्लियस के करीब है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएंगे आपको P मिलेंगे, D मिलेंगे और F मिलेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, तफसील के साथ आप लोगों को चीजें समझाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और पेपर के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उतनी ही अहमियत रखते हैं जितना डीप रोली। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।